हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए बिना शरीर छुए तापमान मापने वाला सिस्टम किस शहर के 3 छात्रों ने तैयार किया है? ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इलाहाबाद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। कानपुर के तीनों छात्रों ने ऐसा अभेद्य सिस्टम बनाया है कि कोरोना संदिग्ध भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहुंचने से पहले ही चिन्हित किए जा सकेंगे। शरीर को बिना छुए ही इससे तापमान मापा जा सकता है। तापमान अधिक मिलते ही लाल बत्ती जलने के साथ ही हॉर्न बजेगा और प्रवेश द्वार पर लगा बैरियर भी खुद ही बंद हो जाएगा। सिस्टम का प्रोटोटाइप तैयार करने वाले शहर के बर्रा 5 निवासी शेष कुमार पटेल, रामादेवी के अवनीश कुमार व वेदांत पाठक एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमटेक अंतिम वर्ष के छात्र हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखना है कि कानपुर के 3 छात्रों ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है जिससे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जो कोरोना संदिग्ध हैं वो पहुंचने से पहले ही चिन्हित किए जा सकेंगे। और ये जो सिस्टम है, इससे शरीर को बिना छुए उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मापा जा सकता है। और इसमें क्या है कि जैसे ही वो जो कोरोना संदिग्ध व्यक्ति है वो वहाँ से प्रवेश द्वार से निकलेगा, जो बैरियर वहाँ पर लगाया जाएगा, तो वहाँ पर लाल बत्ती जलने लगेगी अगर तापमान ज़्यादा मिलेगा तो, और साथ ही हॉर्न बजेगा और इसके साथ ही जो भी प्रवेश द्वार पर जो बैरियर लगा होगा वो खुद ही बंद हो जाएगा। और ये किसने तैयार किया है? तो आपको ध्यान रखना है कि कानपुर शहर के बर्रा निवासी जो हैं शेष कुमार पटेल, रामादेवी के अवनीश कुमार और वेदांत पाठक ने इसे तैयार किया है। और ये तीनों एलन हाउस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एमटेक अंतिम वर्ष के छात्र हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इमेज में देख सकते हैं ये हैं तीनों छात्र। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे और डी है चौथे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर। दिल्ली में 18 से 29 मार्च तक हुए आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। प्रतियोगिता से पहले सौरभ चौथे नंबर पर काबिज थे। आईएसएसएफ की ओर से 26 मार्च को जारी टोक्यो 2020 रैंकिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष दोनों स्थान पर भारतीय ही काबिज हैं। पहले रैंक पर अभिषेक वर्मा हैं, तीसरे स्थान पर रूस के चेरनोसोव आर्टम हैं। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप है उसमें पहले स्थान पर कौन है? तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, अभिषेक वर्मा इसमें पहले स्थान पर हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं सौरभ चौधरी, वो विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, फर्स्ट और सेकंड। और जो दोस्तों तीसरे नंबर पर हैं वो हैं रूस के चेरनोसोव आर्टम। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। और ये जो सौरभ चौधरी हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के निवासी हैं। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं सौरभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तेजी से मवेशियों में फैल रहा एलएसडी वायरस प्रदेश के किन जिलों में पाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है सोनभद्र, बी है मिर्जापुर, सी है वाराणसी और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
उत्तर प्रदेश में दुधारू मवेशियों में होने वाली जानलेवा बीमारी ने दस्तक दे दी है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली लिम्पी स्किन डिजीज यानी LSD नामक बीमारी प्रदेश की सोनभद्र, मिर्जापुर व वाराणसी में अपने पैर पसार चुकी है। भोपाल भेजे गए सैंपल में बीमारी की पुष्टि के बाद अब पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग की ओर से जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को पैनी नज़र रखने और टीकाकरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में कौन कौन से, सोनभद्र, मिर्जापुर और वाराणसी में ये जो LSD नामक बीमारी है वो फैल रही है और ये पशुओं में फैलने वाली बीमारी है। और ये बीमारी होती क्या है तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों LSD जो बीमारी होती है उसके लक्षण क्या होते हैं, तो पशु चिकित्सक जो हैं वो बताते हैं कि इस बीमारी में मवेशियों के आँखों के चारों ओर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और इस शुरुआती लक्षण के साथ ही रोकथाम नहीं की गई तो यह बीमारी धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है और जो दाने होते हैं उनसे मवाद निकलने लगता है और मवेशी कमज़ोर होकर दूध देना बंद कर देता है। और अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इस बीमारी की वजह से दूध के उत्पादन में भी 15 से 30% तक की कमी हो जाती है। टीकाकरण से बीमारी को दूसरे मवेशियों में फैलने से रोका जा सकता है और जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनको जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये LSD जो नामक बीमारी है इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है कि लंपी स्किन डिजीज़, ये उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इसके जो केसेस हैं वो पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 11 अप्रैल, बी है 12 अप्रैल, सी है 14 अप्रैल और डी है 15 अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14 अप्रैल। केंद्र ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक अधिसूचना में घोषणा की है कि 14 अप्रैल को औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश होगा। 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर की 130वीं जयंती होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार, राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। शहर 2023 से अपनी तरह की पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे। इस परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए लखीसराय और भागलपुर जिले में उपलब्ध भूमि का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो बिहार राज्य है वो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और ये 2 शहरों को हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए रहा है। कौन कौन से शहर हैं ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजगीर और बोधगया में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर बिहार की बात है तो बिहार के बारे में जानते हैं। यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से याद रखनी हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाआवास अभियान का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाआवास अभियान को मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस अभियान को पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था। इस अभियान का मकसद प्रधानमंत्री आवास योजना सहित सभी ग्रामीण आवास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। राज्य के लगभग 42,657 भूमिहीन लोगों को
महाराष्ट्र सरकार की घरकुल योजना के तहत भूमि प्रदान की गई है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो महा आवास अभियान है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इसे पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया गया था और अब इसे जो है मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। और इस अभियान के तहत क्या है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जितनी भी ग्रामीण आवास से कार्यक्रम हैं, जितनी भी ग्रामीण आवास से संबंधित योजनाएं हैं, उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभियान है किसने शुरू किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है अजित सिंह, बी है जसपाल सिंह, सी है शिशिर सिन्हा और डी है वसंत पाटिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जसपाल सिंह। जसपाल सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए दिया गया है। उनके निर्देशन में बहुत सारे विद्यार्थियों ने गेट एवं सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। इंडियन अचीवर्स फोरम के कार्यकारी निदेशक हरीश चंद्र ने उन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो जसपाल सिंह को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इन्हें यह पुरस्कार भारतीय शिक्षा में अहम योगदान के लिए दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला पार्टीशन म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली विश्वविद्यालय, बी है लाल किला, सी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और डी है दारा सिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी दारा सिकोह लाइब्रेरी बिल्डिंग। दिल्ली को जल्द ही उसका पहला पार्टीशन म्यूजियम मिलने वाला है। यह म्यूजियम 15 अगस्त से जनता के लिए खोला जाएगा। इस संग्रहालय को पुरानी दिल्ली के मौरी गेट क्षेत्र में दारा सिकोह पुस्तकालय भवन में बनाया गया है। तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो म्यूजियम है ये दिल्ली का पहला पार्टीशन म्यूजियम है और इसे 15 अगस्त से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इसे कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि पुरानी दिल्ली के मौरी गेट क्षेत्र में दारा सिकोह पुस्तकालय भवन में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस पुस्तकालय का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकोह के नाम पर रखा गया है। दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग और द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट मिलकर दास्तान ए दिल्ली परियोजना के तहत 3 संग्रहालय बना रहे हैं, जिनमें से एक पार्टीशन म्यूजियम है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग और द आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट मिलकर दास्तान ए दिल्ली परियोजना के तहत ये संग्रहालय बनाए जा रहे हैं और इसके तहत 3 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक पार्टीशन म्यूजियम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस परियोजना के तहत ये संग्रहालय बनाए जा रहे हैं, तो दास्तान ए दिल्ली परियोजना के तहत इन संग्रहालयों को बनाया जा रहा है। अब दोस्तों दिल्ली में ये बनाया जा रहा है तो दिल्ली के बारे में थोड़ा जानते हैं। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो कलकत्ता दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आपको ध्यान रखना है 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो आपको ध्यान रखना है 13 फरवरी, अच्छे से ध्यान रखना है 13 फरवरी और 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो ये आपको अच्छे से राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इस साल के वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है श्री अमित शाह, बी है श्री नरेंद्र मोदी, सी है श्री अरविंद केजरीवाल और डी है श्री योगी आदित्यनाथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी श्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह एक वार्षिक सम्मेलन है। इस साल इसमें लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क सहित दुनिया के 40 शहर भाग लेंगे।
इस साल इस फोरम की थीम क्या है, तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। द फ्यूचर ऑफ कल्चर इस साल इस फोरम की थीम है। और इस साल इस फोरम में भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस साल वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में भारत और दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है श्रेयस अय्यर, बी है ऋषभ पंत, सी है केएल राहुल और डी है शुभमन गिल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे में चोट लगने के कारण उनके सत्र से बाहर होने पर आईपीएल 2021 के लिए ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। पंत आईपीएल में पहली बार कप्तान बनेंगे। और जो पंत हैं ऋषभ पंत, उनकी उम्र क्या है, 23 साल। ये विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, सुरेश रैना और अय्यर के बाद आईपीएल में 5वें सबसे युवा कप्तान बनेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ऋषभ पंत हैं वो पहली बार आईपीएल में कप्तान बनेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 4 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन, 51वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, रजनीकांत। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका वजन 9 किलो है और भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करती है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डी है आईआईटी कानपुर। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।